ओके, तो बेटा हम लोग ये सिक्स चैप्टर करने वाले हैं। पांचवा पांच तक हम पहले कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 तक। और एक चैप्टर 9 भी हम कर चुके हैं पहले, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो वो एग्रीकल्चर का अपडेशन है। ठीक है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6। तो देखो, चैप्टर 6 एज सच इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, लेकिन कोई बहुत एज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन या कोई कंसेप्चुअल इशू इसके अंदर नहीं है। मतलब इसमें कोई ऐसा एज सच कोई बहुत डीप कंसेप्ट नहीं है, या कोई बहुत इंटरलिंकेज आपको ये नहीं देगा इकोनॉमी से रिलेटेड। बट ये क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का? क्योंकि हमें फिर भी सारे चैप्टर करने की जरूरत इसलिए है, वही चैप्टर करने की जरूरत इसलिए क्योंकि हमारे को ना ये फॉर्डर मटेरियल देते हैं। जैसे कि जब आप सजेशन लिखोगे या गवर्नमेंट के कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिखेंगे, तो आपको स्कीम्स के नाम पता होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स लगा रही है इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या क्या गवर्नमेंट टूल्स यूज कर रही है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का डुअल रोल होता है, ये हम हैरेटो मॉडल में पढ़ के आए हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करता है, एग्रीगेट सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट जो होती है एक देश की, वो बढ़ती है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है कि जब हम गवर्नमेंट के पॉजिटिव्स को एग्जाम में कोट कर रहे हों, और ये आपका GS3 के इकोनॉमी के पेपर में हो सकता है ऑप्शन, जो है आई मीन नॉन ऑप्शनल एरिया में, जहां पर आपको ये चैप्टर मदद कर सकता है। GS इकोनॉमी के 3 में मदद कर सकता है, या कुछ GS इकोनॉमी के 2 में कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज में आपके पास से फॉर्डर मटेरियल हो सकता है। और इवन इंटरव्यू में या आपके ऐसे में ये फॉर्डर मटेरियल आपको पता होना चाहिए। आप जहां पर चाहो आप कोट कर सकते हो इसे। ठीक है। और सिमिलरली पेपर 2 में भी ये फोल्डर मटेरियल है। वहां पर भी आप कहीं पर ग्रोथ ट्रेंड का क्वेश्चन डील कर रहे होगे, या एम्प्लॉयमेंट इशू का से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। तो आपको पता है कि ग्रोथ भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्ट एम्प्लॉयमेंट भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है एक देश की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्रोडक्टिविटी राइज होती है, PPC का राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं, इनको जब आप सजेस्ट करोगे आई मीन ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन में, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो आपके पास एक फोल्डर मटेरियल होना चाहिए, एक कंटेंट होना चाहिए, पॉइंटर्स होना चाहिए अपनी आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के। तब ये चैप्टर आपके काम आए। ठीक है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत फैक्चुअल चीजें ही हैं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी पूरे चैप्टर में से मैंने वो निकाल ली है। इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट रही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमें, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2025 तक आप 111 लाख की इन्वेस्टमेंट करने वाले। उसको सपोर्ट करने के लिए, इस टारगेट को मीट करने के लिए, हमने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई थी। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप मॉनिटर कर सकते हो कौन से प्रोजेक्ट जो इस 111 लाख के अंदर जो फंड्स फंड्स में से जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो जिन पे काम चल रहा है, उनको मॉनिटर कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बड़ी आसानी से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे देख सकता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कौन सी स्टेज पे आप पहुंच गए हो, कहीं हर्डल तो नहीं आ रही हैं। और प्रोजेक्ट को होस्ट भी कर सकते हो। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में आप दिखा सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट्स ओपन है वहां पर। अगर कोई बंदा आके, प्राइवेट इन्वेस्टर ट्राई करना चाहे, बिड करना चाहे उसमें, वो सारी चीजें वो कर सकता है। ठीक है। इसी के अंदर एक इंडिया इंटीग्रेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल है। ये इसी का सब पार्ट है। और ये मैंने बता चुका है, जैसे बताया मैंने, जैसे प्राइवेट सेक्टर अगर इंटरेस्टेड है तो वो कहाँ, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन है ओपन है जहां पर वो बिडिंग कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है उन गिवन ऑप्शंस में से। तो ये एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन।
और इसके अंडर ये टारगेट था गवर्नमेंट का कि 111 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, तब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, डेवलप्ड इकोनॉमी तो नहीं कहूंगा मैं, 5 ट्रिलियन से हम हो जाएंगे, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो, और फिर और आगे बढ़े हमारी इकोनॉमी, फ्यूचर में और ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी हो, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही होगा। तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इसी के साथ साथ एक और है इशू, कि ये इतना सारा पैसा आप लाएंगे कहाँ से, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए हमने एक और ऑप्शन, एक जो स्कीम चलाई, पॉलिसी चलाई, वो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और ये इसी फाइनेंशियल ईयर्स को, फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025, तो आप देखोगे कि काफी ओवरलैपिंग है। इसी पीरियड में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को 111 लाख करोड़ करना, तब उसके लिए हम फंड रेज करने के लिए नए नए स्कीम्स ढूंढ रही है गवर्नमेंट। उसमें से एक उसके माइंड में आई जो स्कीम, वो ये है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल मोनेटाइजेशन, मींस कुछ ऐसे गवर्नमेंट के खुद के कोर एसेट्स जिनमें उसे कुछ काम करवाना है या उसे ऑपरेट करवाना है। कोई गवर्नमेंट का रेलवेज में कोई गवर्नमेंट का लैंड पड़ा हुआ है, और वहां पर वो कोई उसे ट्रांसफर कर सकता है, टेम्पररी ट्रांसफर कर सकती है उसको गवर्नमेंट, और वहां पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर कोई अपना इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोजेक्ट रन कर सकता है। तो जब गवर्नमेंट उस एसेट को, अपनी कोर एसेट को, कोर एसेट वो होती है जिसमें सारी की सारी ओनरशिप गवर्नमेंट की है, उस कोर एसेट्स को अगर गवर्नमेंट लिमिटेड पीरियड के लिए ट्रांसफर करती है उस परफॉर्मिंग एसेट की, तो वो क्या अर्न करेगी, काइंड ऑफ रेंटिंग, काइंड ऑफ कैपिटल वहां से प्राइवेट सेक्टर से रेज कर देगी, और फिर इस कैपिटल को इन्वेस्ट करेगी कौन से प्रोजेक्ट्स में, इन प्रोजेक्ट्स। तो इस इस डायग्राम को देखो, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग एसेट बेस है गवर्नमेंट का, रेलवेज में, पोर्टवेज में, एयरवेज में, रोड्स में, बहुत सारी गवर्नमेंट की एसेट्स हैं। इसके अलावा पीएसयूज का भी कोई लैंड हो सकता है गवर्नमेंट का खाली हो, जो उसको, जो जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर रही हो, कोई एसेट हो जो गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर रही है या चाहती है कि उससे वो फंड रेज कर सकती है टेम्पररी ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को। तो इससे क्या फायदा होगा, देखो, एग्जिस्टिंग एसेट बेस है गवर्नमेंट का एक, उसमें से कुछ एसेट्स को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। उसके बेसिस पे आपको कुछ पैसा मिलेगा, प्रोसीड्स मिलेंगी, उन प्रोसीड्स को आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर हम फिर से, वो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स को बढ़ा देगा, और फिर हम उस बढ़े हुए एसेट बेस में से फिर से मोनेटाइजेशन करेंगे। तो ये आप क्या देख रहे हो, वर्चुअस साइकिल है, कि हमारे एसेट्स हैं, हम उसे, लाइक आप ये सोचो कि मेरा, मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, मेरी एक बिल्डिंग है, उससे मेरा रेंट आता है, मैं उसे किराए पे देता हूँ, उस रेंट को मैं फिर से री इन्वेस्ट करके एक और नई बिल्डिंग बना, तो इससे मेरी एसेट्स भी बढ़ती जाती है, मेरी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था। इसी के साथ साथ आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट रन नहीं करना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट भी कवर कर पाएंगे हम इस एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। तो फिर आपको बोरिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका खुद का पैसा आपने मोनेटाइज करके अपनी एसेट को प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन करा लिया है। ठीक है। और ये है, ठीक है, issue। और इन प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी, यहाँ पर पीपीपी मॉडल भी काम करेगा, सोनली प्राइवेट इन्वेस्टर भी बिडिंग कर सकता है इंटीग्रेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल के थ्रू। तो ये हमारा एक फ्रेमवर्क है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम वर्चुअल साइकिल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। अब आप आते हो रीसेंट डेवलपमेंट इन रेलवेज। तो उसके बाद गवर्नमेंट चैप्टर के अंदर क्या कर रखा है ना, रेलवेज में, पोर्टवेज में, रोड्स में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम आई है, क्या पॉलिसी है, उन्हीं के कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, और कुछ खास इस चैप्टर में नहीं है।
तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है रेलवे में, गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल। तो देखो हमारे देश में, आप समझो इस चीज को, जो कार्गो है वो जितनी लेसर कॉस्ट पे ट्रांसफर कर पाएंगे, कॉस्ट कटिंग होती है फार्म्स के लिए। सबसे महंगा पड़ता है एक प्राइवेट, एक फार्म को, एक फैक्ट्री को, कार्गो को ट्रांसफर करना थ्रू रोडवेज। उसमें उसको लागत बहुत ज्यादा आती है पर किलोमीटर। सबसे सस्ती किसमें आती है? वाटरवेज में। इसीलिए गवर्नमेंट वो वाटरवेज डेवलप कर रही है। 111 समथिंग कुछ वाटरवेज डेवलप कर रही हैं। और आपने नेशनल वाटरवेज देखे होंगे, वो कोई 6-7 नेशनल वाटरवेज हैं। वो भी पेपर में पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं तो उनकी लोकेशन वगैरह, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल वाटरवे वन कौन सा है, नेशनल वाटरवे टू कौन सा है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने फैक्ट्रीज जो है अपने कार्गो को रेलवेज के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकती हैं। तो हमारे देश में रेलवेज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पैसेंजर जो है ट्रैफिक में इन्वेस्टमेंट हुई है, और वहां पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ है। कार्गो को हैंडलिंग करने में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वीक है। तो हम वहां पर क्या कहते हैं, कार्गो टर्मिनल्स बनवाना चाहते हैं, और कार्गो के लिए रेलवेज को डेवलप करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये गति शक्ति 2021 से ये पॉलिसी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हमने स्टार्ट की है। ये क्या कर रही है? एम्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कार्गो टर्मिनल्स फॉर रेल कार्गो बाय एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इसमें एनकरेज कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइनिंग अप्रूवल्स, लीवरेजिंग वैकेंट रेलवे लैंड ठीक है। तो जो वैकेंट रेलवे लैंड है वहां पर हमने कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया और प्राइवेट इन्वेस्टर को इनवाइट कर दिया। इफ अब वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इस इंटीग्रेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल के थ्रू देख सकता है कि वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे रेलवेज में, आप GS3 में जब सिलेबस देखोगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है पोर्ट्स और रेलवेज और रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके लिए GS3 के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि GS3 में आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर हेड के अंदर आपके ये आते हैं सारे, रोडवेज, एयरवेज, पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो उसके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है। फिर देखो रेलवेज में क्या करा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एक हमने नेट जीरो टैग अचीव करने के लिए भी इंडिया का टारगेट है, 2070 तक नेट जीरो बनना है हमें। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए हमने क्या करा है, 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी, 30 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी 2029-30 तक हमें अचीव करनी है रेलवेज के अंदर। रेलवेज के अंदर कैसे? चाहे तो वो रेलवे के लैंड पे हम सोलर पैनल लगाएं, वहां से बनाएं, चाहे तो हम रेलवेज जो ट्रेन्स होती हैं उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए और वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर, रादर देन वो डीजल का इंजन ऑयल हो या इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हो, थर्मल पावर की इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हो। तो ये सारी प्लान्स हैं, जहां पर भी मौका मिलेगा हमें सोलर पावर, विंड पावर को यूज करना, करने का, उसे जनरेट करने का, रेलवेज के लैंड के थ्रू, रेलवेज की डिवाइसेस के थ्रू हम वो करेंगे। तो ये भी हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो ऑब्जेक्टिव है हमने रेलवेज की डेवलपमेंट से लिंक कर दिया है। PPP के 17 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये कोई खास डेटा भी नहीं है, बस डाल दिया एक पॉइंट, जरूरी भी याद भी नहीं रहेगा, बस ये 2 पॉइंट आप ज्यादा याद रखो, गति शक्ति। महाराष्ट्र अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी देश में एक तो इनोवेशन को बूस्ट करेगा, ठीक है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा कि और ज्यादा हमारे हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट्स हों, और क्या कहते हैं, ये मूवमेंट फास्ट करेगा
तो वो प्रोडक्शन में, एक्टिविटीज में, एंटरप्रेन्योरशिप में, डेवलपमेंट में ओवरऑल बेनिफिट देगी। तो ये काइंड ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए, हाई टेक्नोलॉजी रेलवेज में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोजेक्ट रन करा जा रहा है। ये काइंड ऑफ हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। हम देखेंगे कि क्या क्या फायदा होने वाला है हाई स्पीड रेलवे से, और कैसे उससे हमारे देश में खुद की रेलवेज की इनोवेशन में, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में क्या चेंज आएगा। सो आइडिया तो यही है इससे। सिर्फ ये आइडिया नहीं है कि अहमदाबाद को हमें महाराष्ट्र से जोड़ देना है, जल्दी से स्पीडी ट्रैवलिंग अचीव करनी है। द रियल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज, इससे हमारे देश में ओवरऑल रेलवेज की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, ऐसे कॉरिडोर जिसमें रेलवेज के वो ट्रैक्स, ऐसे कॉरिडोर जहां पर फ्रेट को ही जो है पैसेज किया जाएगा, मतलब फ्रेट को ही के लिए स्पेशल ट्रेन रन करी जाएंगी। इससे ये फायदा होता है, अगेन स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर होगा तो उसी कॉरिडोर के आसपास आपके गोदाम्स डेवलप होने लग जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा एरिया भी डेवलप होता है। उसी फ्रेट कॉरिडोर के अराउंड आपकी फैक्ट्रीज बनने लग जाती हैं, क्योंकि वेबर की थ्योरी है ये, ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाते हैं, लोकेशनल थ्योरी। इसमें ये होता है कि लोकेशन का एडवांटेज मिलना चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री एकदम रेलवे ट्रैक के पास कर रही है, तो फिनिश प्रोडक्ट को रेलवे तक पहुंचाना और फिर उसे पोर्ट तक पहुंचाना गुजरात के या तमिलनाडु के इजी है। तो वो कॉस्ट कटिंग में हेल्प करेगा, एक्सपोर्ट जनरेशन को बूस्ट करेगा। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इंडिया में डेवलप करे जा रहे हैं, ठीक है, जोन सी भी लोकेशन हमारे लिए एडवांटेज है उनके लिए। तो इन छोटे छोटी चीज़ों पे ना, जब आप इस चैप्टर को के नोट्स को पढ़ रहे होंगे, तो देखो, अब मैं एक एक चीज़ को, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बेटा, तो इन एक एक चीज़ को मैं इतना डिटेल में तो क्या बताऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गूगल करते रहना। ये सर्वे में भी इतने डिटेल में नहीं था, लेकिन आप ना प्रीलिम्स अगर निकालना है तो एक छोटी सी हैबिट बनाओ, जहां पर भी कोई की टर्म दिखे ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी तरीके से MEHSR, अमृत भारत सिचुएशंस स्टेशन स्कीम, तो इसको एक बार गूगल करने की हैबिट डाल। गूगल करोगे तो उसके कुछ चार पांच पॉइंटर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, आपको एक आइडिया रह जाता है, वो मेमोरी में ज्यादा स्टोर सा हो जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस करके इसी तरीके से करो। तो एक बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखना, कितने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, 3 है, 4 है, कौन सी लोकेशन पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मैंने वैसे इंडस्ट्री के फोल्डर में बताया हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन से हैं, आप उसको थोड़ा होमवर्क की तरह गूगल करना। पेपर 2 में ऑप्शनल में मैंने बताया है कौन से, और ये कौन सी पॉलिसी थे। NIMZ पॉलिसी है, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन 2011, उसके अकॉर्डिंग ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी डिसाइड किए गए थे, और ये इन पे काम चल रहा है। 6 पॉइंट को देखो, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये डेटा आप याद करना तो मुश्किल है, बट ऐसे ही ये पॉइंट नाम याद रहे तुम्हें। 1337 स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, बेटर बनाया जा रहा है। इंडियन रेलवे सेफ्टी के लिए क्या कर रही है, आपने देखा है कि कितनी सारी ट्रेजेडी होती है, रेलवे ट्रैक से, रेलवे रेल जो है रेलवे ट्रैक से ऑफ हो जाती है, कितनी ट्रेजेडी होती है। तो उसके लिए एक कवच सिस्टम, अब इस कवच सिस्टम, ये क्या है ये कवच सिस्टम, इकोनॉमिक सर्वे में इसके लिए इतनी लाइन लिखी, ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो आपको थोड़ा सा इसको गूगल कर लेना चाहिए, या ज्यादातर वैसे करंट अफेयर की मैगजीन जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पर इसका थोड़ा सा बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि क्या है कौन सा। लेकिन आपको खुद भी थोड़ा सा इसे गूगल कर लेना, क्या है कवच सिस्टम, थोड़ी सी इसकी टेक्निकल चीज पता चल जाए। हम्म, तो अगर कुछ ऐसा PYQ, वो MCQ प्रीलिम्स में आ जाए तो इजी रहता है। ये जो प्रीलिम्स में MCQ बनते हैं बेटा, थोड़े करंट अफेयर वाले या थोड़े ऐसे MCQs, वो ऐसी इंफॉर्मेशन से ही बनते हैं, ऐसे ही उठा के पूछ लेंगे कवच के, तो तुमने अगर उसको थोड़ा सा गूगल करके पहले से पढ़ा होगा, ऑप्शन में एलिमिनेट कर लो। चलो, अब आ जाओ। रेलवेज में सेफ्टी के लिए ये भी क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ मैकेनिकल सिग्नलिंग बाय रिप्लेसिंग इट विद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ठीक है।
ये कुछ वही टेक्नोलॉजी होगी जो पटड़ियाँ चेंज होती हैं तो मैकेनिकली सिग्नलिंग ना करके वो इलेक्ट्रॉनिक अपने आप एडजस्ट कुछ हो जाए, कुछ होगा टेक्नोलॉजी, अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट ओवरऑल ये सेफ्टी इंप्रूव कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट देखो, रोड ट्रांसपोर्ट में हमारी जो अप्रोच है ना चेंज होगी। पहले हम एक रोड को प्रोजेक्ट समझते थे, एक एरिया के रोड को डेवलप करना, अब हम इस तरीके से रोड बिल्ड करते हैं कि पूरा का पूरा ना एक कॉरिडोर डेवलप हो। कॉरिडोर का मतलब होता है कि उस रोड की साइडों में आसपास कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ मैन्युफैक्चरिंग जोन्स डेवलप हो। तो अब हम रोड ट्रांसपोर्ट को जब बिल्ड करते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट को ना देख के हम एक ओवरऑल डेवलपमेंटल कॉरिडोर, डेवलपमेंटल अप्रोच के अकॉर्डिंग रोड को बिल्ड करते हैं, रोड को डेवलप करते हैं, रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी ओवरऑल अप्रोच में, रोड कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में चेंज आया है। फिर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम, जिसके थ्रू हम एडवांस इंडस्ट्रियल सिटीज कुछ बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इन्वेस्टमेंट हब बने। देखो बेटा, वहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट होती है जहाँ पर अच्छा पैसेज हो, मीन्स अच्छा रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो, या वाटरवेज की ट्रांसपोर्टेशन हो। ये रोड की ट्रांसपोर्टेशन हो, ये रेलवेज की ट्रांसपोर्टेशन हो, ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो। ये सारी ट्रांसपोर्टेशन क्या करती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करती है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटरवे का होता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारी कंट्रीज आज के दिन जो इंडस्ट्रियलाइज है ना, उनमें बहुत सारों में ना वाटरवेज बहुत अच्छे हैं। इंडिया में वाटरवेज कम अच्छे से डेवलप हो रखे हैं, हमारी रिवर्स की डेप्थ कई जगह पे बहुत कम है। तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इनोवेट करनी चाहिए, करना चाहिए कि हमारे वाटरवेज डेवलप हो जाए। हमारे वाटरवेज डेवलप हो जाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर कम होती है इंडिया में तो हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन वाटर बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं चलना, वाटर अपने आप फ्लो में लेके जा रहा है आपकी शिप। ठीक है, या कम एफर्ट लग रहा है इंजन। भारतमाला परियोजना, अब ये भारतमाला परियोजना भी क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की है। ये भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की पोटेंशियल लोकेशंस को देख के वहां पर डेवलप कर रही है। फीडर रूट क्या होता है कि एक मेन हाईवे है और फिर यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो इस मेन हाईवे से मैं कनेक्ट करने के लिए एक फीडर रोड रूट डेवलप करता हूँ। फिर बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में हमारे भूटान के आसपास, हमारे नेपाल के आसपास, यहाँ पर भी हम रोड्स को बिल्ड कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड की, रोड डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फिर कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए हम रोड कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। इन सारे पॉइंटर्स को तुम ऐड कर दो, इन सारे ऑप्शंस को तुम ऐड करो, इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर रूट, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और बॉर्डर, ये सारे चार काइंड ऑफ थीम्स हो गए हैं। इनको आप जब कॉम्प्रिहेंसिवली ओवरऑल देखते हो तो हम इसे भारतमाला, मीन्स पूरी की पूरी माला की तरह हमारे डेवलपमेंट सेंटर्स, हमारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब्स थ्रू आउट द इंडिया कनेक्टेड हो, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, भारतमाला परियोजना। ब्रिजिंग गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रोड ट्रैफिक मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया। तो अच्छी तरीके से कनेक्ट करेंगे फीडर रूट से, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी कनेक्ट करेंगे, तो पूरे के पूरे इंडिया में कहीं भी आपको जाना है तो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, लो कॉस्ट पे आप विद द हेल्प ऑफ रोड जा सकते। ट्रैफिक की मूवमेंट हो सकती है, पैसेंजर्स की भी, लेकिन यहाँ पर मेनली हम फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करने की भी बात कर रहे हैं। नाउ पॉइंट 3, सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में, स्कीम्स भी तुम्हारी इकोनॉमिक सर्वे कवर करा देता है, बट वो डिटेल में नहीं बताता, आपको थोड़ी डिटेल बताओ नीचे। तो ये
जो भी स्कीम बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज एमसीक्यू आ जाते हैं प्रीलिम्स में, तो वो हैंडल हो जाएंगे। दूसरा, आप उसको गूगल करोगे, तीन चार उसके एक्स्ट्रा पॉइंट याद करोगे, देखोगे, तो वो आपकी मेमोरी में रहेगा, और उसे फिर आप मेंस के जीएस के पेपर्स में भी, ऑप्शनल में भी कोट कर पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज उड़ान स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक, ये फुल फॉर्म इसकी कुछ बनती है। हम सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नहीं डेवलप करना चाहते, हम रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ाना चाहते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी से भी हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन है, कार्गो की हुई, ह्यूमन बींग्स की हुई, वो स्पीडी होगी, जिससे हमारी प्रोडक्शन में स्पीडीनेस आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो ऐसे ही उड़ान 2.0 भी आ रखी है, उसके क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं, ये आप थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा थोड़ा तुम्हें गूगल करना पड़ेगा। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करना सिविल एविएशन का ऑब्जेक्टिव है। सिविल एविएशन में हम कार्गो हैंडलिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, और हमारी कार्गो हैंडलिंग अब इतनी हो गई है, 8 मिलियन टन कार्गो को हम नॉट थ्रू रोड, नॉट थ्रू वाटरवेज, नॉट थ्रू रेलवेज, हम एयरवेज के थ्रू 8 मिलियन टन को, कार्गो को ट्रांसपोर्ट, उसको हैंडलिंग करने की कैपेसिटी आ। पोर्ट्स एंड शिपिंग, पोर्ट्स एंड शिपिंग में देखो, एक प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो सागरमाला, वो इंडिया के कोस्ट लाइन को डेवलप करना चाहते हैं थ्रू आउट द इंडियन कोस्ट लाइन, जो कि 7500 किलोमीटर, ये डेटा तुम्हें याद होना चाहिए। ये जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पर इन सारी कोस्ट लाइन्स पर हम जो है अच्छे से हब क्रिएट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल हब भी करना क्रिएट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब भी क्रिएट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोस्टल एरिया पे होगा, तो वहां से सीधा फिर शिप में रख के हम फ्रेट को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। हम यहाँ पर डेवलपमेंट सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू हम पोर्ट्स को इतने अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनकी, कि लॉजिस्टिक कॉस्ट गिरे, पोर्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो, पूरी की पूरी कोस्ट लाइन पे सोसाइटीज भी डेवलप हो, कोस्टल कम्युनिटी, राइट वर्ड है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, मीन्स पूरी की पूरी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, फार्म्स की, फैक्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, उनकी भी जो है कॉस्ट एफिशिएंसी इसलिए अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो, देखो, ये यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग है एक्स पॉइंट पे, यहाँ पर जेड पॉइंट पे। अब ये, अगर हम कोस्ट लाइन को डेवलप करेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू, यहाँ पर शिपिंग भी अच्छी करेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक हम इनपुट को जेड पॉइंट पे चीपर वे में पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज मैं एक्स से जेड पर थ्रू रोड अगर पहुंचाता तो मुझे महंगा पड़ता, 6 रुपीज पर किलोमीटर पड़ता, अब मुझे 1 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करना। तो मेरी इफेक्टिवनेस डेवलप हो रही है, और यहीं पर इस एक्स पॉइंट पर हमारी कम्युनिटी भी डेवलप हो रही है, सब लोगों को जॉब मिल रही है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है इस एरिया की, सपोज गोवा की, ठीक है। फिर टूरिज्म भी डेवलप होएगा, अच्छी शिपिंग होगी, अच्छे इंडस्ट्रियल टाउन्स होंगे अगर यहाँ पे। तो ये हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट, डेवलप इंडियाज कोस्ट लाइन, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये इसके ऑब्जेक्टिव है, इंप्रूव पोर्ट एफिशिएंसी, प्रमोट कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेविगेबल वाटरवेज, वाटरवेज भी बना दिए हमने जो नेविगेबल है। उन वाटरवेज में देखो, वाटरवेज तो बहुत है इंडिया में, लेकिन जहां पर आप शिप को चला सकते हो, वो वाले वाटरवेज हमने कितने डेवलप करे। सो सपोज करो ये रिवर है, इस रिवर में यहाँ पर एक छोटा सा माउंटेन है, स्टोन है, अब हमारी शिप की डेप्थ यहाँ तक है, अब ये शिप जा रही है, ये इससे टकरा जाएगी, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, अब ये नेविगेबल नहीं है। तो नेविगेबल बनाने का काम ये होता है कि चलो इसको ड्रिलिंग करके या कटिंग करके इसको रास्ते से हटा। तो हमने 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे बना दिया है।
हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, हमने टेक्नोलॉजी बेटर करी है, पोर्ट्स को डेवलप करा है, तो उससे देखो क्या फायदा हो। ठीक है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ। तो यहाँ पे मैंने ना जैसे लिखा नहीं, आप हेडिंग लिखना भूल गया मैं इसकी, तो इस पे लिखो ये क्या है, ये लिख लो आप, एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ कंटेनर्स एट मेजर पोर्ट्स। तुम्हें पता है मेजर पोर्ट्स कितने हैं, माइनर पोर्ट्स कितने हैं? तो मेजर पोर्ट्स पे एक शिप को 48 घंटे लगते थे कार्गो को उतारने में, टर्न अराउंड करके जाने में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो हमने सरप्राइज परफॉर्मेंस देते हुए विद इन 1 ईयर 30 डेज बना दिए हैं उसे। सिमिलरली मैट्रिक मिलियन टन पर एनम, हम 3 मिलियन टन पर एनम कार्गो को हैंडल करते थे अपने पोर्ट्स पे। ठीक है, पोर्ट कैपेसिटी ऑफ कार्गो हैंडलिंग अब हमारी 21 मिलियन टन। तो तुम इतना डेटा याद रख सकते हो। सर्वे में ये समथिंग पॉइंट्स में दे रखा है, 30 पॉइंट समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग, वो इतना याद रहना नहीं है। तो एक 48 30 और ये 321 आप याद कर। अदर इनिशिएटिव क्या है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज डेवलप होंगी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइज होगी मींस 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज डेवलप होंगी। तो पोर्ट के थ्रू ही डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि पोर्ट पर वो सिटीज है। यूटिलाइजेशन ऑफ साल्ट लैंड्स, जहां पर सॉल्ट बनाया जाता है, तो उस लैंड को भी यूज कर सकते हैं पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। फिर एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है हमारा, छबार पोर्ट ईरान के अंदर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इससे हम क्या कर, इससे क्या हो गया है कि हम ये काइंड ऑफ मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। मल्टी मॉडल ये होता है कि पहले हम शिप से जाएं, फिर रोड से भी जा रहे हो, फिर कहीं रिवर आ रही है वाटरवे से जा रहे हैं, फिर रोड आ गया, फिर दोबारा सी आ गया, तो शिप से जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है ना कि इंडिया ने सेंट पीटर्सबर्ग से इंडिया को ज्वाइन कर दिया है। छबार पोर्ट ने जब इंडिया को अलाव किया, जैसे कि यहाँ पर इंडिया का गुजरात में कोई पोर्ट है और ये ईरान का, तो इस छबार पोर्ट को से हमने कनेक्शन कर लिया, छबार पोर्ट से हमारा एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे हमारा गुड्स जो है कार्गो यहाँ पे उतारते हैं और फिर यहाँ से ईरान के थ्रू रोड से ये जाता है और ये कम टाइम पे सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच जाता। अदरवाइज क्या ऑल्टरनेटिव था, लंबा ऑल्टरनेटिव था, वो सी के थ्रू किसी तरीके से रेड सी वगैरह में से कहीं से गल्फ वल्फ से निकल के इंडिया में आता। ठीक है, और वो टाइम ज्यादा लेता। तो उससे हमारा देखो क्या फायदा हुआ, इस इंटरनेशनल इनिशिएटिव से बेटा हमारा क्या फायदा हुआ है, वो पॉइंट लिखे हुए हैं, तुम्हें ये याद रखना है। छबार पोर्ट एंड आईएनसी टीसी इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया पोर्ट्स डेवलपमेंट में, फॉरेन कंट्री से एग्रीमेंट करके, उससे देखो हमारा क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टाइम डिक्रीज हो गया है, 43% इंक्रीज हो गया है वेसल ट्रैफिक, वेसल उससे और ट्रैफिक 43% इंक्रीज हो गया है INSTC आने से, क्योंकि अब जल्दी जल्दी शिप लिमिटेड एरिया कवर करना है तो ट्रैफिक इंक्रीज हो गया। 34% इंक्रीज इन कंटेनर ट्रैफिक हुआ है, वेसल ट्रैफिक कंटेनर ट्रैफिक। ठीक है, इसी तरीके से आपका दो इनिशिएटिव दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है छबार पोर्ट INTC सर्वे के अंदर, एक दूसरा दे रखे है ये सितवे पोर्ट म्यांमार, ये सितवे पोर्ट है म्यांमार में, ये कोलकाता पोर्ट है। इससे हमारे को ये फायदा हो गया है कि देखो हमारा इंडिया में ये कोलकाता से अगर हमें जाना हो मिजोरम में, तो देखो यहाँ से ना हम चिकन नेक से होते हुए जाएंगे और अपना जो है
जो कार्गो है हमें पहुंचाना है, तो इस तरीके से पहुंचाता है इंडियन ऑयल। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उससे बेटर क्या किया कि हमने सितवे पोर्ट यहाँ पे हमने एग्रीमेंट किया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है सितवे पोर्ट की डेवलपमेंट में, म्यांमार को के सितवे पोर्ट में डेवलपमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट किया और इनसे एग्रीमेंट किया है। तो अब हमारा क्या है कि 539 किलोमीटर दूर है ये, हम सी से अपना सामान कोलकाता से पोर्ट पे लेके जाते हैं सितवे पोर्ट पे। फिर वहां से कालादान रिवर है ये, इस कालादान रिवर में शिप के थ्रू जाते हैं, ये नेविगेबल है। फिर इस शिप से हम अपनी अनलोडिंग करते हैं और यहाँ से रोड के थ्रू जाते हैं और मिजोरम में पहुंचाते हैं। तो इसका कोई एस्टिमेटेड टाइम तो नहीं दिया हुआ है, बट बहुत सारा टाइम घट गया है इससे। ठीक है, कुछ 13-14 डेज की जर्नी 3-4 डेज में कवर हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, पार्ट ऑफ कालादान प्रोजेक्ट, ऑफर एन ऑल्टरनेटिव रूट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिटवीन कोलकाता एंड मिजोरम। ठीक है, तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसे बोलते हैं। मल्टी मॉडल इसलिए क्योंकि तीन तरीके का मॉडल हो गया ना, शिप के थ्रू, सी से शिप के थ्रू हो गया, फिर रिवर के थ्रू हो गया, फिर रोड के थ्रू। इनलैंड वाटरवेज के अंदर क्या हो रहा है, क्रूज टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे वन, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट टू। ये थोड़ा इसके बारे में गूगल करना, स्टडी करना, कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेना। इन सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए जाते, बस थोड़ा सा हैबिट डाल लो कि जब ऐसे कुछ की टर्म आए तो काइंड ऑफ क्यूरियस माइंड की तरह, एनालिटिकल पर्सन की तरह एक हैबिट डालो। जब आप इसे पढ़ रहे हो तो कोई चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं बताओ, कोई नई कैची टर्म की टर्म दिखे, जस्ट गूगल सा कर लो, तो वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी प्रीलिम्स में। और मेंस में इसलिए क्योंकि तुमने उस पर गूगल किया तो तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लाइन पता चले। पावर सेक्टर में 456 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया इंस्टॉल कर चुका है, उसमें से रिन्यूएबल कितने हैं ये डेटा तुम्हारे को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारे को इकोलॉजी में काम आएगा, एनवायरनमेंट में काम आएगा, ये एमसीक्यू में ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आ सकता है, यहाँ से पीवाईक्यू बन जाती है। कह देंगे कि इंडिया का 60% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, वो थर्मल है। ठीक है, तो आपको पता है कि 60 वो जो है रिन्यूएबल्स है, तो आपको पता है 60% तो नहीं है, ये तो 450 प्लस है, तो ये 209 ही है। तो इस तरीके से तुम थोड़ा सा डेटा की हेल्प से कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहते हो। अब रिन्यूएबल इट नाउ कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 47% ऑफ इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड। तो हमारे देश में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, उसमें से 47% रिन्यूएबल से आ रही है। और इंडिया ने ना दो जगह सबसे ज्यादा फोकस करा है। अब ये एक पाई चार्ट है, इसमें देखो कि कौन सी कितनी गीगावाट कहाँ से आ रही है, तो देखो सबसे ज्यादा सोलर से आ रही है, इसलिए सोलर के स्टॉक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। फिर उसके बाद कहाँ से आ रही है, विंड से आ रही है 48, ये 52 हाइड्रो से भी आ रही है ये। इसमें भी आपको पता होना चाहिए लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से हैं, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी हम जब रिन्यूएबल्स में कंसिडर कर रहे हैं तो इंडिया की इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि स्टॉल स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हमें रिन्यूएबल्स में कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इशू है, इसको थोड़ा सा गूगल करके देखना, समझना है इसको। ठीक है। 52 गीगावाट्स हाइड्रो से आ रही है, 48 विंड से आ रही है। बायो एनर्जी भी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 11 गीगावाट, मेनली हमारा सोलर। तो ये चीज आपको याद रहेगा, ये डेटा तो इससे काफी हेल्प हुई। ठीक है, December 24 तक के ये मेजरमेंट है। अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये इलेक्ट्रिसिटी को लोगों तक पहुंचाने का, बूस्ट देने के ये स्कीम्स है। टू प्रोवाइड कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू रूरल इंडिया, फीडर सेपरेशन, स्ट्रेंथनिंग सब ट्रांसमिशन मीटरिंग एट ऑल, तो हर जगह मीटर लगाना, सब ट्रांसमिशन को बेटर करना। फीडर सेपरेशन मीन्स एग्रीकल्चर की, और एक ही फीडर होता था एग्रीकल्चर का और
हाउस होल्ड का, तो वो फीडर सेपरेट करना, उससे थोड़ी सी बिजली चोरी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, बिजली चोरी कम होती है, करप्शन घटती है कुछ, फीडर सेपरेशन से ये भी फायदा होता है, ठीक है। तो ये स्कीम थी गवर्नमेंट की, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। ये भी एक स्कीम का नाम है, इसको थोड़ा गूगल करके देखना क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये काइंड ऑफ सिमिलर सी स्कीम है, लेकिन रीड देख लेना गूगल करके। सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य का मतलब है सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य। फ्री कनेक्शन देंगे पुअर को, और कैसे जज करेंगे कि वो पुअर है, बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को गूगल करना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, डेटा को लिख लेना। वो फोल्डर मटेरियल है, वो एसए में काम आएगा, वो जीएस 3 में काम आएगा, जीएस 2 में काम आएगा, जीएस 1 में भी काम आ सकता है। तो ये डेटा तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा गूगल करके इसके कुछ पॉइंट्स डाल लेना, तुम्हें बेसिक आइडिया होगी क्या सेंसस का क्या मेन हेडलाइंस थी। फिर दूसरे हाउस होल्ड को 500 रुपये में कनेक्शन देंगे। गैप बिटवीन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई, तो हमारे देश में कितनी डिमांड है और सप्लाई कितनी है, ठीक है। वो जो गैप था हमारा 4.2% से मेयर 0.1% रह गया। ये पता नहीं कितना सच है, ये कितना झूठ है, ये आप खुद ही जज कर सकते हो कि हमारी डिमांड और सप्लाई में 4.2% का गैप था, वो 0.1% का रह गया दिसंबर 2020। रूफटॉप सोलर, क्योंकि इसकी डिटेल नहीं बताई ना, डेविल ऑलवेज लाइज इन डिटेल्स, डिटेल नहीं बताई कि कौन सा गैप, किस गैप को ने डिफाइन किया, कैसा गैप, कितना गैप, क्या है ये नहीं बताया। गैप की डेफिनेशन नहीं दी, बस ये बता दिया 4.2 से। रूफटॉप सोलर पीवी सिंप्लीफिकेशन, ईवी चार्जिंग कनेक्शंस लगाना, और ये सोलर रूफटॉप पर ये फोटोवोल्टिक पैनल्स, ये इनको लगाने के लिए रूफ की ना कुछ कंडीशन होती थी कि आपकी रूफ इतनी बड़ी होनी चाहिए, ये उसकी मोटाई होनी चाहिए, रूफ की थिकनेस होनी चाहिए, इस तरीके का कंक्रीट उसमें लगा होना चाहिए। ये चीज़ की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे लोग, और रूफ टॉप पे सोलर पैनल नहीं लगवा पाते थे, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया, ये इनिशिएटिव। अब देखो, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है, तो 5G सर्विसेज आर लॉन्च्ड इन ऑल स्टेट्स एंड सिटीज इन इंडिया नाउ। एक ये इनिशिएटिव है डिजिटल भारत निधि, इसके अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट, कनेक्शन टू ऑल ग्राम पंचायत विलेज विद ब्रॉडबैंड, सारे गांवों तक, ग्राम पंचायतों तक, विलेजों तक ब्रॉडबैंड पहुंचे, ये भारत निधि के अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्लान फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, टेलीकॉम डेवलपमेंट फॉर आइलैंड्स के लिए भी टेलीकॉम डेवलपमेंट हो, बॉर्डर विलेजेस पे टेलीकॉम डेवलपमेंट हो, लेफ्ट विंग एरियाज में कनेक्शन हो टेलीकॉम के थ्रू, मोबाइल्स और लैंडलाइंस, वहाँ पर ऑप्टिकल केबल फाइबर बिछाना जिससे नेट भी पहुंचे और बाकी फैसिलिटीज भी, ये डिजिटल भारत निधि के अंडर। फिर इंफॉर्मेशन आईटी, तो ये एक इनिशिएटिव है, इसको गूगल करके देखना क्या है, जीआई क्लाउड इनिशिएटिव। ये देखना कि ये क्लाउड स्टोरेज, ये क्लाउड वर्ड से रिलेटेड कुछ गूगल करके इंफॉर्मेशन देखो भाई, ये टेक्निकली क्या होते हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं स्मॉल बिजनेसमैन, बिजनेसेस को कैसे हेल्प करते हैं क्लाउड, ठीक है। इसके अंदर एक इनिशिएटिव है मेघराज, is a key component of India's information technology strategy aimed at delivering ICT service via cloud computing to central and state level। तो मेघराज को थोड़ा सा गूगल करना, उसको समझना कि एग्जैक्टली कैसे क्या करता है वो, ये थोड़ी सी हॉबी होनी चाहिए कि हमारे को की टर्म पता चले, खाली बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे, देख लो टिक टिक करके गूगल पे ये मेघराज क्या अच्छा कैसे काम करते हैं, तुम्हारे माइंड में एक इंफॉर्मेशन चली गई, फीड हो गई, ठीक है। वो हेल्प करेगी ऑप्शन एलिमिनेट करना। इंडियाज डाटा सेंटर मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली, इंडिया की डेटा सेंटर मार्केट ग्रो कर रही है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, जल जीवन मिशन है, इसको अच्छे से गूगल करो, थोड़ा डिटेल में पढ़ो, क्योंकि सर्वे में कम लिखा हुआ है, मैंने भी वहां से थोड़ा सा कभी बनाया,
क्योंकि ये पार्ट फिर स्कीम्स को अच्छे से करने का हो जाता है। मेरा डोमेन ये रहता नहीं है। लेकिन आपको जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहिए। ये क्या है वैसे, थोड़ा बेसिक तो मैंने बता ही दिया है। लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी फॉर रूरल हाउसहोल्ड बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल एक्सेस टू सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर, 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। तो अब देखो, पहले पाइप वाटर के कनेक्शन 3 करोड़ समथिंग थे, तो 12 करोड़ हो गए हैं लगभग 2019 से 2024। ठीक है। जल जीवन मिशन का 3 सब हेड क्या थे? एक तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, इससे बेटा कैसे जेंडर इक्वालिटी बढ़ी? वुमेन को अब पानी ढूंढ के लाना नहीं पड़ेगा मटके के अंदर। तो उसको, उसका टाइम बच गया, उसका काम बच गया, एनर्जी बची। तो जेंडर इक्वालिटी को बूस्ट करता है। एवर्टेड 4 लाख डेथ्स फ्रॉम डायरिया। तो डब्ल्यू एच ओ ये कहता है, डब्ल्यू एच ओ कोट कर सकते हो, डब्ल्यू एच ओ कहता है कि 4 लाख डेथ फ्रॉम डायरिया बच गई। इसलिए क्योंकि अब 9 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों के घर पाइप्ड वाटर पहुंच गया, तो उससे डायरिया की डेथ कम हो रही, वाटर में एडल्ट्रेशन कम है, वाटर में इन्फेक्शन कम। कम्युनिटी वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट इन आर्सेनिक फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया में लगाए जा रहे हैं। जिन एरियाज में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, ऐसे अफेक्टेड एरिया में वाटर प्योरिफिकेशन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, वो भी जल जीवन मिशन के अंडर है। तो जल जीवन मिशन ये वाटर प्योरिफिकेशन को प्रमोट करा, इसने जल जीवन मिशन ने डायरिया की डेथ को रोका, वुमेन जेंडर इक्वालिटी को। तो जल जीवन मिशन बहुत है। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अर्बन अलग अलग होते हैं। तो मेन स्वच्छ भारत मिशन ही, लेकिन ग्रामीण के कुछ अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अर्बन के कुछ अलग स्टैंडर्ड है, इसलिए कैटेगराइज करा। अचीव्ड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस इन द फर्स्ट फेज। तो इसके 2 फेज थे। फर्स्ट फेज में ये था कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएंगे, कोई भी भारत देश के अंदर ओपन डेफिकेशन नहीं करेगा, सबको टॉयलेट्स की फैसिलिटीज मिलेंगी। फेज 1 में ये टारगेट। फेज 2 में क्या टारगेट हुआ, जो कि ये डेट लाइन है अगले 5 सालों में 20 से 25 तक। कन्वर्टिंग विलेजेस फ्रॉम ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस बनाना है। अब मुद्दा ये होता है कि ओडीएफ प्लस होता क्या है? ओडीएफ प्लस में लेवल्स होती हैं। ओडीएफ प्लस में होते हैं एस्पायरिंग लेवल, राइजिंग लेवल, मॉडल लेवल। तो 3.6 मॉडल ओडीएफ प्लस विलेजेस अचीव हो गए हैं। ये 3.6 लाख, 3.6 लाख मॉडल ओडीएफ प्लस विलेजेस अचीव हो गए। लिखना भूल जाते हैं नोट्स में, कई बार रह जाते हैं। तो आपको समझना है कि पहले हम एस्पायरिंग बनते हैं, फिर राइजिंग, फिर मॉडल। एस्पायरिंग का क्या हुआ? ओडीएफ प्लस में एस्पायरिंग कैटेगरी बताती है सस्टेनिंग ओडीएफ प्लस स्टेटस, सस्टेन करना है, ये नहीं फिर बाद में फिर से ओपन डेफिनेशन करने लग जाए। सस्टेन करना है, टॉयलेट्स को मेंटेन रखना है, प्लस अरेंजमेंट करनी है सॉलिड या तो या लिक्विड, चॉइस इन दोनों में से एक कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी अगर है एक विलेज में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है और वो ओडीएफ प्लस है, ओडीएफ विलेज है और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी है, तो वो एस्पायरिंग हो गया ओडीएफ प्लस के अंदर। लेकिन अगर वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की वेस्ट मैनेजमेंट कर लेता है तो वो राइजिंग हो गया। लेकिन इसके साथ अगर वो राइजिंग है, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, ओडीएफ स्टेटस है, प्लस ऑब्जर्व्ड विजुअल क्लीनलीनेस है, मिनिमल लिटर होती है, मिनिमल स्टैग्नेंट वेस्ट वाटर है उस गांव में, नो प्लास्टिक वेस्ट है जो पब्लिक प्लेस में डंप हो, तो वो मॉडल विलेज। अब वेस्ट मैनेजमेंट की सक्सेस स्टोरी दी गई है, इनको कोट कर सकते हो तुम इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, एसए में, या कहीं भी। मैंने तुम्हें बताया जैसे चैप्टर 4 मटीरियल। इराटयार ग्राम पंचायत इडुक्की केरला में एक सक्सेस स्टोरी देखने को। यहाँ पे क्या होता है कि कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाता है। डूर टू डूर कलेक्शन, फिर उस कलेक्शन के बाद रिसोर्स निकालते हैं उस
कचरे में से, उस गार्बेज में से, उस वेस्ट में से रिकवरी करते हैं। जैसे कि डेटा दिया हुआ है, हर मंथ 4 टन, 4 टन, 4 टन प्लास्टिक रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो रिकवरी करते हैं, कौन से काम के प्रोडक्ट हैं, फिर उनको सेग्रीगेट करते हैं और फिर उन्हें प्राइवेट एजेंसी को बेच देते हैं। तो कोई प्राइवेट एजेंसी जो उसको रिसाइकिल करके यूज कर लेगी अपने प्रोडक्ट में, तो वो खरीद लेती है। तो कुछ पैसा यहाँ से आ जाता है इनके पास। प्लस जिनका ये गार्बेज उठाते हैं, यूजर फी उन्हें चार्ज करते हैं, तो यूजर फी से 2.5 लाख रुपीज आ जाते हैं इसके पास, इस पंचायत के पास। ठीक है। और इन्होंने 30 वुमेन को एम्प्लॉय कर रखा है, जिनको ये 10,000 रुपीज सैलरी देते हैं। तो 2.5 लाख तो यहीं से आ गए हैं, बाकी यहाँ से पैसा आ जाता होगा। ठीक है। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट इनिशिएटिव को सपोर्ट करती होगी, कुछ एनजीओ भी पैसे देती होंगी, तो काफी पैसे इनके पास आते होंगे। तो इन्होंने 30 वुमेन को 10,000 की सैलरी पे रखा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी है। ये हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट करती है, वेस्ट मिनिमाइज करती हैं और उसे रीयूज कराती हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट चेंज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मींस क्लाइमेट चेंज रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हम वेस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो हम फ्रेश डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को। तो अगर आप कॉपर को रीयूज करके यूज कर लेते हो, तो नए कॉपर डिग करने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट से माइनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इससे कार्बन एमिशन कम ही होगा, क्लाइमेट चेंज रुकेगा। सेकंड पॉइंट देखो, NADEP कंपोस्टिंग छिंदवाड़ा MP, यहाँ पर भी वेस्ट टू वेल्थ बनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो कावडंग होता है, उसको इस NADP कंपोस्टिंग में डाल दिया जाता है और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाता है। एक NADP कंपोस्ट से एक साल में एक फार्मर 30,000 रुपीज इनकम अर्न कर लेता है, क्योंकि उसको इतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन के मिल जाएगा कि वो उसे 30,000 में सेल कर दे। और इससे ये फायदा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट है ये पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 का। राइट। क्योंकि अब वेस्ट मैनेजमेंट भी करनी थी ना आपने, तो वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत फेज 2 में आ चुका है। अब सिर्फ ODF नहीं, ODF प्लस चाहिए। तो ये ODF प्लस की एग्जाम्पल। अब इसमें रिड्यूस करना है केमिकल फर्टिलाइजर यूसेज, अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल रहा है। ठीक है। तो आप कॉस्टली केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा? डिक्रीज कॉस्ट होगी इनपुट, फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी राइज होगी, फार्मर सुसाइड भी कम होगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हो सकता है इतनी इनपुट तो कॉस्ट पता नहीं रिड्यूस होगी कि नहीं, कि कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट लेट्स से वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट दिस वन। देन सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी। जो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है वो पोरस होता है, वो ज्यादा वाटर रिटेंशन कर सकता है, ज्यादा एयर उसमें से क्रॉस कर सकती है, ज्यादा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच कर सकती है। तो उससे क्या है, सोइल की फर्टिलिटी और हेल्थ इंप्रूव, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी अगर ऑर्गेनिक फार्मर फर्टिलाइजर यूज करोगे। तो अब आता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इसमें क्या था? फर्स्ट फेज में ODF, सेकंड फेज में गार्बेज, वही पहले में ODF, सेकंड में गार्बेज फैसिलिटी, इंटीग्रेटिंग वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस अलाइन विद सर्कुलर इकोनॉमी। अब तुम्हारे को ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कहीं पे भी। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी की ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मैंने ये डेफिनेशन ली थी। इन अ सर्कुलर इकोनॉमी थिंग्स आर मेड and consumed in a way that minimizes our use of world's resources, cuts waste, reduce carbon emission. It is a regenerative system in which resource input, waste emission, energy leakage are minimized. इस बात को सिंपल वर्डों में समझाने के लिए पिक्चर बना ली मैंने कि ये मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये कंजम्पशन हुई, कंजम्पशन के बाद वो जो वेस्ट डंप करा, उसे कलेक्ट करा गया, सेग्रीगेट करा गया, प्रोसेस करा गया, फिर रिसाइकिल करके रीयूज करा गया। अब इससे क्या फायदा है देखो, एक कंज्यूम करके हमने उसको जब डंप करा, तो सारा वेस्ट नहीं किया,
हमने वेस्ट को मिनिमाइज किया क्योंकि उसमें से काफी हमने रीयूज कर लिया। तो इससे कार्बन एमिशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज कम, क्लाइमेट चेंज घटेगा, मतलब मिनिमाइज होगा क्लाइमेट। फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप रीयूज कर लेते हो पुराने कॉपर को, निकल को, एल्यूमिनियम को आपने रीयूज कर लिया, तो फिर नया कॉपर कम चाहिए, तो कम चाहिए तो डिफोरेस्टेशन कम करोगे, माइनिंग कम करोगे, फिर क्लाइमेट चेंज। ये है सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है। प्रोग्रेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन, दो ही पेज बचे हैं। अर्बन, ये एम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसका डेटा है। तो डेटा थोड़ा याद रखा करना, इसको कोट करने की आदत डाल, एज पर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इस डेट तक का डेटा। स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर हो गई। सिटीज डिक्लेयर कितनी होगी ओपन डेफिकेशन फ्री? 15% थी, अब 100% सिटीज ओपन डेफिकेशन फ्री है। 2016 से 24 आते आते हमने इतनी इंप्रूवमेंट करी। सिटीज में कितनी, 85% डेफिकेशन, अब हमने 85% सिटीज में ओपन डेफिकेशन होती, 15% में नहीं होती थी, अब किसी भी शहर में नहीं होता है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ टारगेट, जो टारगेट दिया था उसका 20% बनाएंगे। अब मोर देन टारगेट बना दी गई है इंडिविजुअल्स की। सो दैट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, ये प्रोग्रेस है। डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन इन परसेंट ऑफ टोटल वार्ड्स, जितने टोटल वार्ड थे उसमें से कितने परसेंट की डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन हो रही है? सिर्फ 41% वार्ड होते कि डोर टू डोर कलेक्शन होती थी, अब 98% के होती 2024। वेस्ट प्रोसेस्ड ऑफ, वेस्ट प्रोसेस्ड परसेंटेज ऑफ वेस्ट जनरेटेड, जितना वेस्ट जनरेट होता है उसका कितना परसेंटेज प्रोसेस होता है? 100 kg जनरेट होते हैं तो कितना, 90 या 80, कितना प्रोसेस होता है? पहले 18% ही प्रोसेस होता था, अब 80% प्रोसेस होता है। तो वी आर एक्चुअली वर्किंग इन अ सर्कुलर इकोनॉमी वे, वी आर मिनिमाइजिंग वेस्ट, हम उसे प्रोसेस कर लेते हैं और रियूज कर रहे हैं। ये क्या स्टेटस होता है? ओडीएफ प्लस, मैंने बताया था ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है। तो ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है? ओडीएफ प्लस एंड कंप्लीट फेसल स्लज फ्रॉम टॉयलेट इज ट्रीटेड, सारा जो टॉयलेट से फेसल स्लज है उसे ट्रीट किया जाता है। और नंबर ऑफ यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज, जिनमें ये हो रहा है, ये स्टेटस जिनको ओडीएफ प्लस प्लस मिल रहा है, उसका डेटा उन्होंने दे रखा था। कितनी अर्बन लोकल बॉडीज, सम थाउजेंड समथिंग कुछ थी, वो याद रहना नहीं है बेटा, इसलिए मैंने डाटा डाला ही नहीं। ऐसा डेटा ना तो तुमसे कोई उम्मीद करता है याद रखने की, ना तुम रख सकते। तुम बस इतना याद रखो कि प्रोग्रेस ये हो रही है कि ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस यूएलबीज का बढ़ रहा है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। Water plus, no untreated liquid waste is discharged without proper treatment and ensuring maximum reuse of treated water. Number of ULBs जिसको वाटर प्लस का स्टेटस मिल रहा है वो बढ़ रहा है। अर्बन हाउसिंग, छोटा सा एक ही लाइन का कुछ पैराग्राफ का कुछ था नहीं उसके अंदर। 1.8 हाउसेस सैंक्शन हुए थे, करोड़ सेक्शन हुए थे, 89 लाख हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं पीएम आवास योजना में अर्बन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। 2015 में शुरू हुआ था, बहुत पहले। क्या प्रोग्रेस है? अर्बन वाटर मैनेजमेंट का काम था इसको, कि भाई टैप वाटर कवरेज बढ़ाना था 70%। तो काफी सारी स्कीम्स तुम्हें देखोगे, जल जीवन मिशन में भी यही बात बोली मैंने, अमृत में भी यही है। तो आप देखोगे कई स्कीम्स ना इंडिया में ओवरलैपिंग होती हैं, सेम से ही फंक्शन होते हैं। ठीक है, इससे भी थोड़ा इनएफिशिएंसी होती है। ठीक है, वो कोशिश करती है गवर्नमेंट मिनिमाइज करने की, बट मैनी अ टाइम्स कोई कई स्कीम सेम सा फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो इसमें भी देखो टैप वाटर कवरेज बढ़ानी थी, ये अर्बन एरियाज फोकस थी। सीवरेज कवरेज भी इंक्रीज हो गई है 62% तक, टैप वाटर कवरेज 70%। अब स्मार्ट सिटीज मिशन,
अचीवमेंट क्या हुई है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 100 सिटीज में ऑपरेशनल है। इसके बारे में पढ़ना, ये एक्चुअली में होता क्या है, वैसे मोटा मोटा मैं बता ही देता हूँ कि एक ऐसी जगह, एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर होता है एक सिटी के अंदर, जहाँ पर सारा डेटा आ रहा है, सीसीटीवी के थ्रू डेटा आ रहा है, ट्रैफिक का डेटा आ रहा है, ठीक है। और उसके थ्रू आप बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो, क्राइम की ट्रैकिंग कर सकते हो, कौन सी गाड़ी कौन उठा ले गया पता रहेगा, तुम्हारे पास डेटा है, तुम्हारे पास कैमरास का डेटा है, सेफ्टी इससे बढ़ती है, और ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है। जैसे कि रेड लाइट से डेटा आ रहा होगा, और सीसीटीवी से डेटा आ रहा होगा। फिलहाल तो ये नहीं मैं सोच पा रहा हूँ, लेकिन ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हर जगह से डेटा आ रहा है एक सिटी के अंदर, जिससे हम वहाँ पर क्राइम ट्रैकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बना देते हैं, सेफ्टी इंप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट सिटीज का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो ऑपरेशनल हो गए हैं ये 100 सिटीज, ठीक है। फिर सीसीटीवी कैमरा 83,000 लग चुके हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 9,000 RFID इनेबल्ड व्हीकल इन 48 सिटीज। वो सुबह गाड़ी आती है ना, वो आवाज करती हुई, गाना चल रहा होता है उसमें वेस्ट कलेक्शन का कुछ, उनमें RFID लगा होता है। RFID टेक्नोलॉजी क्या होती है इसमें थोड़ा सा देख लें। आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है व्हीकल का, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। उस कोड होता है एक, उससे वो पता चल जाता है जब भी वो एरिया से क्रॉस करती है। तो ये RFID टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पढ़ो, ये काफी काम होती है ट्रांसपोर्टेशन में एफिशिएंसी इंप्रूव। अफोर्डेबल हाउसिंग 35,000 प्लस, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग 35,000 प्लस हो चुकी है। एजुकेशन में देखो 9,400 स्मार्ट क्लासरूम बना चुके हैं इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। और स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, 9,400 वाईफाई हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। हेल्थ, इसका मतलब ये नहीं है और वाईफाई स्पॉट्स नहीं है, लेकिन इस स्कीम के अंदर 9,400 बन। हेल्थ 172 ई हेल्थ सेंटर्स। इंटरनेट का यूज होता होगा ये हेल्थ सेंटर्स में ज्यादा, बस इसलिए की हेल्थ सेंटर। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो ये दो मेन स्कीम्स हैं, स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव एम्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन एंड हेरिटेज सिटीज। स्वदेश दर्शन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। बस यही है, देख लेना कौन से टूरिस्ट सर्किट्स हैं। बुद्धा टूरिस्ट सर्किट है, ऐसे ही कोई और भी टूरिस्ट सर्किट होगा, मेरे को अभी ये याद आ रहा है, तो आप एक बार इसको जरूर देख लेना। मैंने जैसे आपको बोला ना, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इलेबोरेटली इनके बारे में नहीं देखा होता है, तो जब आप ये हैंड आउट पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा गूगल करके इन स्कीम को देख लेना। ये तुम्हारा फोल्डर है, ये प्रीलिम्स में तुम्हारे शायद ज्यादा काम ना भी आए, क्योंकि दो ही तीन स्कीम्स के क्वेश्चन आते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स में जब भी स्कीम्स के क्वेश्चन आते हैं तो दो टाइप होंगे उसके, टू टाइप्स। या तो कोई छोटी स्कीम है, कोई अम्ब्रेला स्कीम नहीं है, तो वो रिसेंटली आई होगी 1-2 साल, और वो एक्चुअली में इम्पैक्ट करती होगी सिग्निफिकेंटली। जैसे फसल बीमा योजना पे PYQ आया था, तो वो फसल बीमा योजना एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है फार्मर्स की लाइफ। ऐसे ही कोई छोटी मोटी स्कीम जो इम्पैक्ट नहीं डालती बहुत बड़ा, उस पे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि स्कीम तो ऐसे बहुत सारी लॉन्च होती रहती है लगातार, हर बजट में कोई स्कीम। लेकिन एक एक्चुअली में जो किसी सिग्निफिकेंट तुम्हें दिखाई दे रहा हो कुछ स्पेशल है, तो उसके बारे में आता है। या फिर पुरानी स्कीम्स के बारे में आता है ना, तो वो स्कीम कोई बड़ी स्कीम हुई होती है, जैसे वो नरेगा स्कीम का कुछ कंपोनेंट पूछ लेंगे कि नरेगा स्कीम में ये होता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के क्लॉजेज होते हैं कि कितना चावल कितनी परसेंटेज को क्या कवर करता है, ऐसा कुछ ऑप्शन देके तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। और ये दो तीन ही क्वेश्चन आते हैं, ये ज्यादा नहीं आते। लेकिन इन सारे डेटा, इन स्कीम्स के नेम्स का रेलेवेंस हमारे लिए मेंस में एज ए फॉर्डर मटेरियल यूज करने का है। कि हम देखो, मेंस का आंसर साइकोलॉजी है, ये केवल साइकोलॉजी का गेम है ये पेपर, मेंस की राइटिंग में। क्योंकि आपको अगर कोई बंदे को कन्विंस करना,
वो तुमसे बात करना शुरू करता है और आप उसको पहली ही बार में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, वो तुमसे छोड़ के भाग जाएगा। तुम उसे सच एकदम नहीं बता सकते। मैं एकदम तुम्हें सच बता दूं तो मेरी बात पसंद नहीं आएगी, तुम छोड़ के भाग जाओ। इसी तरीके से जब आपको गवर्नमेंट को कुछ सजेस्ट करना है तो भाई पहले उसकी तारीफ करो। पहले मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट बताऊंगा, यू आर गुड एट दिस थिंग। फिर अब उससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, टूटेगा नहीं। और नेगेटिव नहीं लोगे आप मेरे सजेशन को, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रेजिंग योर पॉजिटिव पॉइंट। फिर मैं आपको कुछ आपकी नेगेटिव बात बताऊंगा, तब तुम उसे सुनोगे। इसी तरीके से एग्जामिनर भी तुम्हें ज्यादा मार्क्स देगा। तो गवर्नमेंट की भी बेइज्जती नहीं होगी डायरेक्टली। गवर्नमेंट की बेइज्जती हम लेक्चर में कर सकते हैं, बातों में कर सकते हैं, लेकिन पेपर में नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को अगर कुछ क्रिटिसाइज करना है तो भैया पहले उसका पॉजिटिव पॉइंट बता। पॉजिटिव पॉइंट के लिए तुम्हारे पास फोल्डर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, इन स्कीम से आएगा कि देखो गवर्नमेंट तो काम तो कर रही है, एफर्ट तो लगा रही है, इनिशिएटिव तो ले रही है। कौन से इनिशिएटिव सब्सटेंशिएट करने के लिए उस बात को तुम्हें ये पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। टूरिज्म को बिल्ड करने के लिए स्वदेश दर्शन प्रसाद स्कीम लेके आई है, स्मार्ट सिटीज लेके आ रही है। ये सारे जितने जितने ये नाम थे, ये एक सारे याद नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो 50-60% याद रख पाओगे। तो जब तुम आंसर लिखोगे, आर्ग्यूमेंट लिखोगे, तो इन्हें कोट करोगे, तो आप गवर्नमेंट को पहले अप्रिशिएट करोगे। फिर अप्रिशिएट करने के बाद आप बोलोगे दैट वी कैन डू मच बेटर इफ वी इंक्लूड दिस फॉलोइंग सजेशंस गिवन बाय। इकोनॉमिस्ट का नाम याद है, या पॉलिसी मेकर का नाम याद है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद है, बेस्ट है। उसके साथ, उस नाम के साथ करो। नहीं याद है तो थोड़ा गैम्बल कर लो, कोई भी इकोनॉमिस्ट का उस फील्ड से रिलेटेड कुछ तुम्हें याद आ रहा हो, लगा दो, कोई मना तो कर नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए। नागराज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट का तुम एग्रीकल्चर के सजेशन में कुछ नाम लिख दो तो वियर्ड लगेगा। अशोक गुलाटी का लिखोगे तो किसी भी बात में एग्रीकल्चर के अशोक गुलाटी का लिखो तो वियर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसी में काम करता है। कुछ भी बात एग्रीकल्चर की आ रही है, अशोक गुलाटी का नाम चिपका दो, कोई नहीं काट पाएगा। इंडस्ट्री का है, नागराज का लिख दो, काट काट काट। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि एग्रीकल अशोक गुलाटी का इंडस्ट्री में लिख दे और उसका उसमें लिख, तो वो बंदा पकड़ देगा ये ऐसे ही ब्लफ कर। तो स्पेस इंफ्रा, ठीक है, इसमें भी वैसे तुम साइंस एंड टेक में पढ़ ही रहे होगे, ये सारी स्कीम्स करंट अफेयर में होनी चाहिए, ये तुम कर ही रहे होगे। लेकिन इसमें देख सकते हो कि इसरो का एक भुवन प्लेटफॉर्म है जो कि मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की है, ये की सिंचाई योजना को जो है मॉनिटर करता है, ये मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। भुवन इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी करता है। इंडिया का स्पेस विजन क्या है कि ये चार चीजों पे ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहेंगे, करंट अफेयर आते रहेंगे, हमेशा इन चार चीजों पे ध्यान रखना। गगनयान, अंतरिक्ष में अपना एक स्टेशन बना रहे हैं इंडिया, वो स्टेशन बनने से पहले ये हो रहा है। गगनयान फॉलो ऑन मिशन, ऐसे ही है मिशन, गगनयान फॉलो ऑन मिशन। हमारा फ्यूचर में अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने का भी प्लान। उससे पहले ये काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, ये गगनयान हम चलाएंगे। फिर हम चंद्रयान 4 भी भेजेंगे, 2047 तक हमारे टारगेट। वीनस ऑर्बिटर मिशन भी, और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल जिसमें कॉस्ट कम लगे, वो भी डेवलप कर रहे हैं 2047। अब यही आपका, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। ये 8-10 पेज है, तो तुम देखोगे अभी 4 और मेन चैप्टर बच गए हैं, 7, 8, 12, 13, ये 4 और बच गए हैं। इन चारों को थोड़ा सा मैं और ऐसे ही डिटेल में कराऊंगा। 10, 11 ये सोशल सेक्टर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड कम है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कम है। ये तुम्हारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के पार्ट में कई बार आ जाता है। लेकिन स्टिल मैं इन चैप्टर्स को कराऊंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी का, थोड़े शॉर्ट नोट्स इसमें मिलेंगे, थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इन 4 चैप्टर में। और तुम्हारे को क्या करना चाहिए, ये मेरे जितने भी नोट्स होंगे ये आई थिंक 80-90 पेजेस के बन जाएंगे।
तुम्हें क्या करना होगा, इन 80-90 पेजेस में से तुम्हें रिवाइज करके अपने लिए फोल्डर मटेरियल यूज करने के लिए, पेपर में कोट करने के लिए तुम्हें इसको बस इतने पेजेस में निकालना होगा, या 15 पेजेस भी चल जाएंगे, मैक्सिमम 20 पेजेस। 20 पेजेस से कम में, 20 पेजेस तक, एक दो ऊपर नीचे, 20 पेजेस तक तुम्हें मेरे इन दिए हुए नोट्स, जो कि 80-90 पेज बनेंगे, 400 पेज के इकोनॉमिक सर्वे के, उसके और शॉर्ट नोट्स 20 पेज बनाने हैं, और फिर आपने पेपर 2 की राइटिंग में और जीएस में और कहीं कहीं पर ये फोल्डर डाल डाल के इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स और उस पे लेक्चर, आज 19 है, 21 तक मैं कोशिश करूंगा, वरना 22 को डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर, इंडस्ट्री, चैप्टर 7। ठीक है, तो अब हम क्या है, मैं आपको बता दूं क्या क्या मुझे कराना है। मैं इकोनॉमिक सर्वे अभी खत्म कर दूंगा मार्च में, और अप्रैल में मैं तुम्हें मेरा टास्क क्या बचेगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री के कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे देने हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन और जूट एंड कॉटन और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3-4 टॉपिक हैं। इन पे मुझे 3-4 लेक्चर, चार चार भी नहीं होगा, 3 क्लास में दूंगा, तो इको हिस्ट्री ना तुम्हारा पूरा अपडेट हो जाएगा। पीवाईक्यू के थ्रू ही लूंगा इसको। रेशो कंट्रोवर्सी का एक क्वेश्चन है, गोल्ड बुलियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जूट एंड कॉटन का क्वेश्चन रिपीट होता है, इनकी इंडस्ट्री कौन से एरिया में कहाँ डेवलप हुई थी और उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी जूट एंड कॉटन की, तो ये मैं करूँगा। उसके अलावा इकोनॉमिक हिस्ट्री हो गया, 2 क्लास आपकी पेपर 1 की पब्लिक फाइनेंस की होंगी, जिसमें मैं कुछ पीवाईक्यू करूँगा, और फिर 2 क्लास कुछ न्यूज़पेपर के कुछ नए अच्छे आर्टिकल्स हैं, वो मैं डिस्कस करूँ। तो भाई फिर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शनल हमेशा के लिए रेडी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो तुम्हारी ये 3 और 7 क्लासेस करनी होगी मुझे अप्रैल में। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखो, मैं तो 1 घंटे की क्लास लूंगा, 7-8 घंटे ही लूंगा तुम्हारे, बीच बीच में लूंगा वो भी बता दूंगा। तो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप अपने प्रीलिम्स को या अपनी बाकी पढ़ाई को कैरी ऑन रखो। ठीक है, और जिन लोगों ने ये कोर्स पूरा कर लिया, असाइनमेंट वगैरह लिखे हैं और चेक नहीं हुए हैं, वो मैं चेक फिर आराम से कर दूंगा। ये थोड़ा सा काम मैं पूरा कर लूँ पहले, फिर मैं आपके असाइनमेंट चेक करके दे दूंगा, और फिर आप मेरे को, जो बच्चे रेडी हो जाएं, वो फिर टेस्ट लिखना। ठीक है, टेस्ट का मैंने भेजा था, मेजोरिटी आपने फीस दे रखी है सबने, एक ही दो होगा जिसने कम फीस दी थी, उसको कुछ अलग चार्ज होगा, लेकिन जिसने भी 40,000 फीस दी थी, उसको ये बिल्कुल टोटली फ्री है। या किसी को मैंने और थोड़ा सा डिस्काउंट दिया और बोला हो कि चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लें, तो ये 30 टेस्ट आप जब देना चाहो मुझे दे सकते हो। फिर इसको अच्छे से चेक करके तुम्हारी सेकंड राउंड में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तुम रेडी हो जाओ। ठीक है बेटा, और कुछ पूछना है? हेलो, हेलो, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में